नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कट्टर ईमानदार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में हैं। अभी तक केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उधर एलजी ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो शायद अरविंद केजरीवाल वही ज़िद दिखा रहे हैं जैसे 9 संबंध पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आखिर में क्या हुआ? सब जानते हैं। किस तरीके से ईडी उनको लेके जाती है। अब सवाल ये है कि कोर्ट ने भी बाद में ईडी से पूछ ही लिया कि आपने क्यों नहीं अभी तक इन्हें गिरफ्तार किया। फाइनली सबके सामने है, ईडी इनको लेके जाती है। सवाल ये भी है कि एलजी के कहने के बावजूद जेल से सरकार चलाने पे आमादा हैं अरविंद केजरीवाल। कब तक इस्तीफा नहीं देंगे? कब तक चलेगा ऐसे? कैबिनेट कैसे चलेगी? मीटिंग कैसे करेंगे जेल से? एक और बात, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम भी केजरीवाल ने लिया है। ये सब बातें 1 अप्रैल को कोर्ट में होती हैं। वहीं अब आतिशी मारलेना भी गुस्से में आ गई हैं और विद्रोह कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल को वो बड़ा विस्फोट करने वाली हैं। तो वो क्या होगा उनका विस्फोट? इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। आज के मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आपके जाने-पहचाने केसी गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। और जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि मैं 2 कमरे से सरकार चलाऊँगा, वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आज जेल में हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। और छाती ठोक कर के वो कहते थे कि जब किसी पे आरोप लगे तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि सरकार जो है जेल से चलाएँगे। 21 फरवरी को अरेस्ट हुए थे, आज तिहाड़ जेल पहुँच चुके हैं। सर मैं जानना चाहती हूँ कि इनके मन में क्या है? क्या चाहते हैं ये? देखिए, किसी के मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन जो बयान इनके सामने आए हैं, वो तो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें जो अरेस्ट किया वो गलत है, ईडी का दुरुपयोग है, मोदी जी और भाजपा हमसे डरे हुए हैं और हमको चुनाव प्रचार को रोकने की मंशा से कि हम प्रचार न कर पाएँ, जो भी वो लोकसभा के चुनाव आ गए हैं बिल्कुल सर पर, इस हुँ, मंशा हुँ। से इन्होंने हमें गिरफ्तार किया है। हुँ, हुँ। तो ये जानी-पहचानी बातें हैं, ये सब ये पहले भी करते आए हैं। गिरफ्तारी से पहले भी आपको याद होगा जब ईडी के समन्स इनके पास आ रहे थे, तब भी इसी तरह की बातें कर रहे थे और मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो कानूनी मामला है, इसमें इनका डिफेंस प्योरली पॉलिटिकल होता है। जी। राजनैतिक आधार पे ये उनका जवाब देते हैं, जो कानूनी बात है, उसका कानूनी आधार पे जवाब नहीं देते हैं। अब यहीं देखिए, जैसा कि आज ईडी ने बताया है कोर्ट के सामने कि साहब ये पूछताछ में कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जी। ये सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, इवेसिव रिप्लाई देते हैं। यानी जैसे भाग रहे हो, जो असली मुद्दा है उससे भाग के इधर-उधर की बातें कर रहे हैं और जो इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये ईडी को नहीं बता रहे हैं। ऐसा आज ईडी की तरफ से कहा गया है। तो संभवतः ये सोचते हों कि हम मोदी जी को मजबूर कर देंगे कि वो दिल्ली में निर्वाचित सरकार को हटा करके धारा जो जो संविधान की अपनी 356 जो अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करके और वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लगा देंगे, यानी कि सारा कंट्रोल फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में चला जाए। एक इनका ये हो सकता है, लेकिन केवल हो सकता है क्योंकि ये सत्ता इतनी आसानी से छोड़ दें, उस किस्म के प्राणी ये नहीं है। बेशक इनकी अपनी राजनीतिक कैलकुलेशन होगी इसमें कि ऐसा करने से इनको और सिंपैथी मिल जाएगी,
इनको लोगों की हमदर्दी मिल जाएगी, उसका उन्हें राजनीतिक लाभ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इनके मन की बात ना हो, क्योंकि सिंपैथी कितनी भी मिल जाए, चुनाव तो अभी लोकसभा के हैं और एक बार यदि राज्य की सत्ता इनके हाथों से निकल गई, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी इनको ही मिलेगी। क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं, तो हालात कुछ होते हैं और जब आप सत्ता से बाहर चले जाते हैं, तो हालात बिल्कुल दूसरे हो जाते हैं। बहुत से लोग जुड़ जाते हैं क्योंकि सत्ता एक शहद के माफ़िक है, जैसे मक्खियाँ शहद के और गुड़ के ऊपर मंडराती आती हैं। इसी प्रकार से जहाँ सत्ता होती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ चले आते हैं। लेकिन जब हाथ में सत्ता नहीं रहती, तो फिर लोग वो बिखर जाते हैं, बल्कि जो आपके अपने थे, वो भी साथ छोड़ जाते हैं, दूसरी जगह जाने के लिए। तो मेरा अपना ख़्याल तो ये है कि ये कैलकुलेशन तो इनकी है नहीं। अब ये उनको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक सरकार चलाने का प्रश्न है, केजरीवाल साहब ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा था, सभी मंत्रियों में बाँट दिए थे और ये केवल उनकी सुपरविज़न करते थे। और मज़े की बात ये है कि इस चीज़ को इसको बल्कि कहना चाहिए कि ज़िम्मेदारी से बचने के लिए सारा इन्होंने इंतज़ाम किया था और आज ये इस बात को ईडी की पूछताछ में अपनी ढाल बना रहे हैं कि साहब हमने तो कहीं साइन किए नहीं। वो तो जो कंसर्न्ड जो विभाग है उनके मंत्री जाने, क्या पॉलिसी बनी थी, क्यों बनी थी, फिर क्यों वापस लिया गया वो जाने। हालाँकि ये बात चलने वाली नहीं है। हमारे गाँव देहात में भी कहावत है कि कौवा जो ज़्यादा शना होता है, वो गंदगी पर बैठता है। तो चालाकी और होशियारी एक सीमा तक तो साथ देती है, लेकिन जब वो सीमा आप लाँघ जाते हैं, तो फिर वो आपका साथ नहीं दे पाती। दूसरा इसका पहलू ये हो सकता है कि एम्बिशियस लोग तो हर जगह होते हैं। ये ठीक है कि केजरीवाल साहब की पूरी पकड़ अपनी पार्टी पे है, अपनी सरकार पे है, इस समय तक है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि इनके बहुत से प्रमुख साथी, जैसे मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन हैं और संजय सिंह हैं, वो पहले से जेल में हैं। तो वो जब जेल चले गए तो इनको मौका मिल गया, सौरभ भारद्वाज को मिल गया, आतिशी को मिल गया, तो इनको महत्वपूर्ण पद मिल गए, उनके जाने के बाद ये लोग मंत्री बन गए। इनकी भी अपनी एम्बिशन हो सकती हैं। केजरीवाल साहब के सामने लालू प्रसाद का मॉडल ज़रूर रहा होगा कि भी हम अगर जेल चले भी गए तो पीछे से अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे, जैसे लालू जी ने बनाया था राबड़ी जी को और उन्होंने सरकार चलाई भी थी। क्योंकि जब मुखिया की पकड़ मजबूत होती है और पार्टी में ऐसा असंतोष नहीं होता और यदि होता भी है तो वो असंतुष्ट लोग इतने शक्तिशाली नहीं होते कि आपकी सरकार के लिए कोई खतरा पैदा कर सकें, तो वो चल जाता है और वो मॉडल लालू जी ने सिद्ध करके दिखाया है। तो ये भी एक संभावना है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं या जो हो सकते हैं पोटेंशियल राइवल, आज नहीं है, कल हो सकते हैं, तो उनको नीचा दिखाना हो कि नहीं अभी तो हम मजबूत हैं, चिंता मत करो, अभी तो कोई हम रिज़ाइन-विज़ाइन करने वाले नहीं हैं, हम तो जेल से सरकार चला देंगे। और इस तरह से टाइम बाय करके या तो उन्हें उन्हें किसी अदालत से ये रिलीफ मिल जाता, बेल मिल जाती, तो जाके वापस खुद ही सँभाल लें और वो नहीं मिले, तो इस समय का उपयोग अपनी पत्नी को उसके लिए तैयार करने में लगा दें और फिर सत्ता उनके हाथों में सौंप दें। ये भी उनकी एक योजना हो सकती है। तो अब ये बातें हैं एग्ज़ैक्टली क्या उनके मन में है, ये तो वही जाने, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद ये इस तरह की बातें करके ये उम, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या उनकी पार्टी में कोई दूसरे राइवल पैदा हैं, पोटेंशियल राइवल हैं और हैं तो उनसे कैसे डील करना है सर और मैं इसी आपको आपको मैं बीच में रोकती हूँ। आपने लालू जी का नाम लिया, हेमंत सोरेन का हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, जयललिता हैं। ये जी, इन सब लोगों पे कोई न कोई आरोप लगे लेकिन जेल जाने से पहले या अरेस्टिंग से पहले इन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया। इनको 21 फ़रवरी को हिरासत में लिया जाता है, तो इनको तो तभी इस्तीफ़ा देना चाहिए था। इतने दिन लगा दिए और अभी भी कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा। तो इज़ इट पॉसिबल?
अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है मुझे ना। लगता है कि केजरीवाल साहब बहुत ही आशावादी व्यक्ति हैं, बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं। हुँ, एक तो 21 मार्च को जो इनकी गिरफ्तारी हुई, शायद इनको ये अंदाजा हो या इनकी उम्मीद हो कि इनको जल्द ही कोर्ट से राहत मिल जाएगी। कारण ये है वही कि भई हमने तो कहीं साइन दस्तखत किए नहीं हैं और ये सारा मामला फर्जी है। शायद इनको ये उम्मीद हो कि इन्हीं बातों से वो कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे और जल्दी ही बेल पे बाहर आ जाएँगे। एक बार बेल पे आ गए तो मुकदमे तो फिर चलते रहते हैं बरसों तक, फिर चिंता ही कोई नहीं है। इनकी सत्ता इनके पास रहनी थी, ये इनके दिमाग में हो सकता है। नहीं लेकिन इनको ये तो सर दूसरा, पता है ना कि पीएमएलए एक्ट में ज़मानत अभी इनके साथियों की 1-1 साल से नहीं हुई, इनकी कहाँ से हो जाएगी? इन्हें कौन से सुरखाफ के पर लगे हुए हैं? शायद ये ऐसा सोचते हो कि हमें तो सुखाव के पर लगे हैं। आप ये भूल जी। जाते हैं कि जब ये राजनीति में आए थे तो इनका दावा ये था और आज भी करते हैं कि भई हम तो युग पुरुष हैं। हमारे जैसी दिव्य विभूति हुँ, हुँ। तो कभी-कभी अवतरित होती है इस पृथ्वी पर। एक इस तरह का माइंडसेट ये लोग लेके चले हैं और आज भी बार-बार उसकी दुहाई देते हैं जब ये सरेआम कहते हैं कि साहब हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो फलाना हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, इनको ये ख़्याल हो, ये मुग़ालता ही हो कि हमें कोर्ट से छूट मिल जाएगी। बहरहाल इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, हालाँकि इनसे पहले के आपने जो भी नाम गिनाए, बहुत बड़े-बड़े लोग रहे हैं, बड़े-बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो भी जेल में गए हैं, उन्होंने सबने रिज़ाइन किया, तो उनके अंदर उतनी समझदारी थी। अब ये चूँकि या तो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा योग्य मानते हैं, या ये मानते हैं कि इनके पास कोई ऐसी दिव्य विभूति है कि जिसके आधार पे अदालतें इनकी बात को स्वीकार कर लेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और हुआ नहीं है। ईडी ने जो अपना केस प्रेज़ेंट किया था, तो हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ़ देने से मना कर दिया था, ये बात आप जानते हैं। जी, और हाई कोर्ट के रिलीफ़ देने से मना करने के बाद ही इनको गिरफ्तार किया गया था। जहाँ तक बात है कि जेल से सरकार कैसे चलाएँगे, अभी किसी ने संविधान का उल्लेख किया और इन्होंने आप पार्टी की तरफ से भी कहा कि साहब संविधान में ऐसी कोई मनाही नहीं है। इस विषय में स्थिति बिल्कुल साफ है, संविधान जो है इस संबंध में मौन है। वो मना नहीं करता है, तो वो इस बात की साफ-साफ इजाज़त भी नहीं देता है कि आप जो है जेल में रह के सरकार चलाएँ। क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो संविधान सभा थी, बाबा साहब अम्बेडकर जो इसके ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, उन लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई एक दिन इस भारत के लोकतंत्र में ऐसा भी आएगा कि जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में होगा और कहेगा कि मैं इस्तीफा नहीं देता। ये तो उनके सपने में भी नहीं होगा, कितनी अनहोनी बात है और ये जी, बड़ी भारी विडंबना है। जी, अभी ये लोग बोलते हैं कि साहब मोदी जी तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप निरपेक्ष भाव से देखें, तो मुझे बताइए लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा बलात्कार क्या होगा कि आप एक आपराधिक कार्य में जेल में हैं और आप कह रहे हैं साहब हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम तो सरकार जेल से चलाएँ। जी, संविधान का इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है? मैं तो सोच भी नहीं पाता हूँ। जिस सिनेरियो की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो उस वक़्त के बड़े नेता थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, आप आज स्थिति को वहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो बहुत जी, बड़ा संवैधानिक संकट की स्थिति ये पैदा कर रहे हैं। सरकार कैसे चलेगी? तो जैसा मैंने कहा कि ये ठीक है, संविधान में साफ-साफ कोई मनाही नहीं की गई है, क्योंकि संविधान निर्माताओं की उनके सपने में भी ये बात नहीं होगी, लेकिन इसमें व्यावहारिक दिक्कतें तो है ही हैं। जेल के अपने कानून होते हैं, जेल मैनुअल होता है, जिसमें किसी कैदी की क्या दिनचर्या रहेगी, उसका पूरा उल्लेख होता है। सुबह आपको उठा दिया जाएगा, साढ़े 6 बजे आपको नाश्ता दे दिया जाएगा, फिर आपको साढ़े 10-11 बजे लंच दे दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर आपको आप खुले में रहेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर 3 बजे निकालेंगे। उसके बाद में फिर कुछ देर खुले में रखेंगे और आपको 5 साढ़े 5 बजे आपको डिनर करके और जब सूर्यास्त का समय होगा, दिन छुपने के समय आपको दोबारा से आपकी कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। जेल के ये भी नियम हैं कि कौन व्यक्ति आपसे मिल सकता है। आपके परिवार के लोग हफ्ते में 2 दिन आपसे मिल सकते हैं, बेशक। आप अपने वकील से मिल सकते हैं, उससे अपने केस के संबंध में चर्चा कर सकते हैं। इन बातों की छूट है उसमें।
लेकिन आप सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे, आप अपने जो सहयोगी मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, आप दूसरे राजनीतिक नेताओं से मिलेंगे या आप कैबिनेट की बैठक करेंगे। ऐसा तो कोई प्रावधान किसी मैनुअल में है नहीं। तो प्रकारांतर से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो संवैधानिक और वैधानिक कानूनी व्यवस्था है, उसमें जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है, इन बंदिशों के चलते। जी, और संविधान से मैं इस बात को इसलिए जोड़ के देख रहा हूँ कि जेल का जो मैनुअल है, वो कानून है आफ्टर ऑल। वो जो रूल्स हैं, उनक दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ। एग्ज़ैक्टली। और वो सारा लोग उसके जो मूल स्रोत है, वो तो संविधान ही है। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है। आप खाली संविधान को पढ़ेंगे तो वैसा आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो व्यवस्था भी तो नहीं है। कहाँ बनाई है उन्होंने कि आप कैबिनेट की मीटिंग करिएगा, कि आप अफ़सरों को बुला करके उनकी मीटिंग लीजिएगा। तो संभव नहीं है, जो कह बेशक रहे हैं और इस बात को ये भी समझते होंगे। अब इनका कुछ और एजेंडा है, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की, हुँ, तो हुँ। बात अलग है। सर, आपने बहुत सही कहा कि वाक़ई में ये बड़ी बात कही है आपने कि संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इतनी भी नैतिकता नहीं होगी किसी इंसान में, इतना बड़ा आरोप लग जाए, मतलब जेल चला जाए, वो कैदियों वाली गाड़ी में गए हैं। आज जब उनको तिहाड़ जेल लेके जाया जाता है, तो वो उसी गाड़ी में गए, जिस गाड़ी में सब कैदी गए और नैतिकता का तकाज़ा क्या कहता है? उनको तो उस समय रिज़ाइन करना चाहिए था ना, बट हाँ, केजरीवाल बेशक, हैं। बेशक। अब हुँ, ये हुँ। भी एक और विडंबना है और जी। इस विडंबना को समझने के लिए आपको संविधान निर्माण के समय तक जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 10 साल पहले, 11 साल पहले जब ये लोग अ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो हुँ, इनका एनजीओ था जिसमें इन्होंने आंदोलन चलाया था, अन्ना जी, हज़ारे जी की अगुवाई में, तब इन्होंने बड़ा हाई मोरल ग्राउंड लिया था, बड़ा ऊँचा नैतिकता का एक मंच इन्होंने लिया था। कि जी, साहब आज की राजनीति में नैतिकता नहीं बची है, इतना भ्रष्टाचार है और जो हमारी सरकार है और उनके जो मंत्री हैं, वो इस संबंध में कोई करते नहीं हैं क्योंकि वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्हीं केजरीवाल साहब ने खुले मंच से, सार्वजनिक मंच से बड़े-बड़े नेताओं के नाम लिए थे, उसमें शरद पवार का नाम था, उसमें मुलायम सिंह यादव थे, उसके अंदर कपिल सिब्बल थे और न जाने कितने सारे। और ये भी कहा था कि ये तो केवल पहली लिस्ट है, अभी देखना औरों के भी नाम आएँगे। बाय नेम इन्होंने सबको करप्ट कहा था और कहा था कि हम जब आएँगे राजनीति में, तो एक नए युग का सूत्रपात होगा। हम एक बिल्कुल नए किस्म की राजनीति करने के लिए आएँगे। हम इनकी तरह से कुर्सी के लालच में चलने वाली राजनीति नहीं करें। तो एक तो उनका वो मोरल स्टैंड था, वो नैतिक स्तर जिसके इन्होंने सपने दिखाए थे और जिससे प्रभावित होकर के इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली वासियों ने इनको वोट दिए। और वोट तो केवल दिल्ली वासियों ने दिए, वैसे इनकी गुडविल पूरे देश में थी। आपको ध्यान होगा जी, मीडिया ने इसे पूरे देश में प्रचारित किया था और कुछ इस ढंग से ही किया था जैसे ये कह रहे थे। अन्ना साहब को दूसरा गांधी कहने लगे थे क्योंकि इतना बड़ा काम वो लोग कर रहे थे। बहरहाल सोचने की बात ये है और ये सोच के बड़ा दुःख होता है, बहुत बड़ी विडंबना है कि उस मोरल स्टैंड से शुरू करके 10-11 सालों में आप कहाँ पहुँच गए हैं। आप यहाँ पहुँच गए हैं कि आप एक अपराध में देखिए एक तो सिविल का मुकदमा होता है, एक जी, होता है कोई टेक्निकल कसूर केवल आपका है, वो कम गंभीर मामले होते हैं। लेकिन यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में आप बंद हैं, पीएमएलए के अंतर्गत आपको जी, गिरफ्तार किया जी, जी, और अभी आपका मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने आपके खिलाफ जो कागज तैयार किए हैं ईडी ने उनको देखने के बाद आपको जमानत नहीं दी है, आपकी गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना किया है। माने कुछ उसके अंदर ऐसा प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया मामला आपके खिलाफ बनता है। आप जी। आज अपराधी भले ही सिद्ध ना हुए हों, अभियुक्त हैं। किसी गंभीर अपराध के लिए आपको अभियुक्त माना गया है और आप कह रहे हैं कि साहब हम इस्तीफा नहीं देंगे।
वो आदमी जो उन लोगों पे तंज करता था कि मुझे समझ नहीं आया कि ये किस मिट्टी के बने लोग हैं, जो आपराधिक मामलों में इन्हें जब एजेंसीज, जांच एजेंसीज बुलाती हैं तो ये जाते ही नहीं, वही इन्होंने किया। यानी कि कहना कुछ और करना उसके विपरीत, ये केजरीवाल साहब की कार्यशैली है जिसे इन्होंने बार बार प्रमाणित किया है। तो ऐसे व्यक्ति से यदि आप कहें कि साहब नैतिकता का ख्याल क्यों नहीं करते, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? एक और बात है सर, केजरीवाल के सामने अभी दिक्कतें और भी खड़ी हैं। अभी तक ये ईडी की हिरासत में थे, सीबीआई इन्हें ढूँढ रही है, वो इनकी रिमांड लेना चाहती है, एनआईए इनकी रिमांड लेने के मूड में है क्योंकि इनके ऐसे-ऐसे मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका अब आप देखिए लालू और कितने सारे 2-3 नाम हम बात कर चुके हैं। लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हो, किसी ने किसी अमेरिका या किसी दूसरी कंट्री ने क्या इंटरवीन किया उसमें? लेकिन इनके मामले में अमेरिका के पेट में बड़ी दर्द हो रही है। पन्नू ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है कि केजरीवाल ने उनके साथ डील की थी, किसी खालिस्तानी को छुड़ाने के लिए। तो ये सब मामले सामने आ रहे हैं। तो अभी तो ये ईडी की हिरासत में थे अभी तक। सीबीआई और एनआईए जी, भी इन्हें रिमांड लेने के मूड में है। तो जी, जी। कैसे ये सरकार चलाने की बातें कर रहे हैं? इस पे मैं एक टिप्पणी लेना चाहूँगी आपकी सर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मामला तो अब लंबा चलेगा। जी, देखिए, जो एक्साइज़ पॉलिसी को लेके जो घपला हुआ था, उसकी जाँच तो सीबीआई ही कर रही है जी। और उस संबंध में सीबीआई इनसे एक बार पूछताछ कर भी चुकी है। अभी वो अपना काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ। ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनसे पूछताछ करने के लिए इनको 9 समन दिए थे, जिसमें ये गए नहीं थे। वो फिर कोर्ट के मार्फत जो है, इन पे केस भी किए थे उसके, जो शायद अभी भी पेंडिंग है, और इनकी जो गिरफ्तारी फिर फाइनली हुई है, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हुई है, पीएमएलए, जी, जी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हुँ, उसमें हुई हुँ। है। तो सीबीआई तो अपना काम करेगी, कर ही रहे हैं। और आज नहीं तो कल उनको भी इनकी कस्टडी की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी अपनी कस्टडी इनसे मांगेंगे। अब चूंकि ऑलरेडी जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो वो सीधा कोर्ट को अप्रोच करेंगे, कोर्ट उनको परमिशन देगी तो वो इनको इनसे पूछताछ करने के लिए अपनी कस्टडी में ले लेंगे, कोर्ट की इजाजत के बाद। वो रहेगा। तीसरी बात आपने जो जिक्र किया, निया, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ जाता है। जी। देखिए, जब ये पहले इलेक्शन लड़ रहे थे दिल्ली का, तब भी ये बात आई थी, क्योंकि ये पंजाब में अपने पांव तब भी पसार रहे थे। बादल साहब की क्रेडिबिलिटी कम हो गई थी, पंजाब की जनता, वो ड्रग्स का इतना ज्यादा हो गया था, तो बड़ी दुखी थी जनता, कितने युवा ड्रग के जाल में फंस गए थे। यानी हालात ऐसे थे कि पंजाब की जनता भी परिवर्तन चाहती थी। तो ऐसे में इनको लगा हुआ कि हमारे लिए बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है, तो इन्होंने पंजाब के भी दौरे करने शुरू किए थे। उस समय भी ये बात दबे ढके तौर पे सामने आई थी, दबी जबान से कुछ लोगों का कहना था कि खालिस्तानी जो एलिमेंट्स थे, खालिस्तान के समर्थक जो लोग थे, ये उनसे मिलते थे वहां पंजाब जाके भी, जो कि देश की सुरक्षा, देश की इंटीग्रिटी के लिए, अखंडता के लिए बड़ी खतरनाक बात थी। लेकिन चलिए, वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ा, मुद्दे ने जोर नहीं पकड़ा, कभी मिले होंगे किसी से, बात वहीं पे रह गई उस समय। लेकिन अब तो लेकिन वो पन्नू बात ने लगी खुलासा कर दिया, वीडियो जारी करी उसने। एग्जैक्टली। आज आज वहां से शुरू हो गए। देखिए, कहते हैं कि धुआं वहीं निकलता है जहाँ छोटी मोटी आग होती है। तो तब वहां यदि कोई चिंगारी थी, और अब मान लेना चाहिए कि चिंगारी तो कुछ ना कुछ थी जिसके धुएं की छोटी मोटी वो चीज दिखाई दी थी। आज वो पूरी आग खुल के सामने आ गई है, क्योंकि पन्नू, जैसा आपने कहा, स्वयं इन्होंने कहा है कि साहब हमने तो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं। अब इससे बड़ा आपको क्या प्रमाण चाहिए? पन्नू जो खुद नॉन खालिस्तानी है, वेल नोन, भारत विरोधी गतिविधियों में वो सम्मिलित है, भारत की अखंडता का वो दुश्मन नंबर एक है। ऐसा आदमी सार्वजनिक तौर पे जब ये बोलता है कि केजरीवाल को हमने लाखों डॉलर दिए हैं,
तो भाई बात तो इनके ऊपर आएगी आएगी। पन्नों तो एग्ज़ैक्टली। चलिए अभी अमेरिका में बैठा हुआ है अपना, सुरक्षित है वहां पर, तो जी। सीधे सीधे तो भारत सरकार उसको कुछ कर नहीं सकती जब तक अमेरिका उसे सौंपने को राजी ना हो जाए। हुँ, हुँ। यदि अमेरिकन गवर्नमेंट राजी हो जाए तो फिर भारत सरकार उसे भारत में ला करके पूछताछ कर सकती है, और जो भी फिर मैटर निकल के आएगा उसमें मुकदमे दर्ज कर सकती है, लेकिन वो बात की बात। लेकिन केजरीवाल साहब जो भारत में ही हैं, भारत के एक राज्य के, जो कि देश की राजधानी भी है, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनसे तो सवाल बनता बनता है। जी। इनसे सवाल बिल्कुल बनता है कि भाई वो पन्नू ने ये बयान दिया तो उसका आधार क्या है, तुम ही बता दो, तुम्हारी क्या पोजीशन है इसमें। हाँ, तो वो सब नहीं, चीज़ें अभी डेफिनेटली अभी पिक्चर में बारी-बारी आएगी। सब चीज़ें वो खुलने वाली हैं ना, तो इनको तो अभी सीबीआई इनका रिमांड लेगी, फिर एनआईए रिमांड लेगी इनका। अच्छा, रायता बिखेरने में नंबर 1 है। अब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चूँकि विजय नायर आप जानते ही हैं, मेन जी हाँ, इनका प्राइम सस्पेक्ट है। प्राइम सस्पेक्ट है और अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया जी, कोर्ट में। ये ईडी ने बोला है। अब जी। विजय नायर जो है आप जानते हैं साउथ ब्लॉक को हैंडल कर रहा था वो और नई बिल्कुल। शराब नीति में सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि वो मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हुँ। आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। अब इसके बाद ये बड़ी आतिशी बहुत मतलब गुस्से में है। उसने ये कहा है कि कल 10 बजे मैं एक बड़ा विस्फोट करने वाली हूँ। जी। तो देखिए, अब ये जी, बड़ी अजीब बात है। जब हमने कहा ना, तो कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा जब चालाक बनता है, तो फिर कुछ इस तरह की बातें निकल के आती हैं। जी। इनका कहना ये है, केजरीवाल साहब ने ईडी को ये बताया, जैसा कि ईडी ने फिर कोर्ट में बताया जी, जी। कि साहब ये विजय नायर तो, मेरा तो बड़ा ब्रीफ उनसे कभी कोई इंटरेक्शन हुआ होगा, वरना वो रिपोर्ट तो इनको करते थे, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। इसमें विचित्र बात ये है सबसे ज़्यादा कि वो इनके कम्युनिकेशन के हेड रहे हैं, ये जो मिस्टर विजय जी। जी, विजय जी। नायर, जो उनकी पार्टी विजय की नायर। कम्युनिकेशन विंग है, उसके वो मुखिया थे। हुँ, हुँ। और वो रहते थे उस बंगलो में जो कैलाश गहलोत जो कि मंत्री हैं, उनको अलॉट हुआ था। जी। गहलोत साहब कभी उसमें रहे नहीं। उन्होंने अभी टीवी पे बोला है कि साहब मैं तो अपने जो प्राइवेट मेरा अपना मकान है वसंत विहार में, मैं तो वहीं पे रहता था, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग वहां जाने को राजी नहीं थे सिविल लाइंस में। मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है, जो भी कारण है, जी, जी। जी। व्यक्तिगत कारणों से गहलोत साहब उस सरकारी बंगले में गए नहीं कभी। अलॉट उनको जरूर हुआ था। तो वो बंगला रहने को दे दिया गया विजय नायर। मुझे बताइए कि कैबिनेट मंत्री का जो बंगला है, जो उसको अलॉट हुआ है, तो उसके स्तर का ही होगा। वो क्या बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के, बिना उसके आदेश के एक पार्टी के कार्यकर्ता को दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, किसी जी। हालत में नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, उन्हीं विजय नायर ने इनको बताया था, जांच एजेंसियों को, गिरफ्तारी के बाद, कि मैं तो जो अरविंद केजरीवाल का कैंप ऑफिस है, अब कैंप ऑफिस आप जानते हैं बंगले में ही होता है, जी। जी, जी। बंगले की चार दीवारी के भीतर हो, ज्यादा हुआ तो वहां से थोड़ा सा हटके होगा। विजय नायर केजरीवाल साहब के कैंप ऑफिस से काम करता रहा। क्या मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में कोई ऐसा आदमी वहां से काम कर सकता है बिना सीएम की मर्जी के? दूसरी बात। तीसरी बात, विजय नायर कम्युनिकेशन पार्टी का जो है वो हेड करते थे, लेकिन ऐसे चैट मैसेजेस सामने आए हैं जहां पे वो एक्साइज पॉलिसी के संबंध में शराब के बड़े बड़े कारोबारियों से बात कर रहे हैं। यानी ये प्रश्न पैदा होता है कि जब आपका काम केवल पार्टी का कम्युनिकेशन देखने का है, तो आप किस हैसियत से आप शराब के कारोबारियों से बात कर रहे थे, वो भी एक्साइज पॉलिसी बनाने के संबंध में? क्या बिना केजरीवाल के अथॉराइजेशन के वो ऐसा कर सकता था कभी?
संभव नहीं है। तो संभव ये जो नहीं है। कह रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन तो सामने सीधा-सीधा आ रहा है। अब रही बात इनकी आतिशी और इसकी, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि एक बात तो पक्की है कि ये बिल्कुल वन मैन शो के तौर पे पार्टी को चलाते आए हैं, सरकार भी वैसे ही चला रहे हैं। और जो थोड़े दमदार इनके सहयोगी शुरू में बने थे आंदोलन के शुरुआती बरसों में, पार्टी बनी थी तब भी ये अपनी किरण बेदी जी रही हैं, जैसे प्रशांत भूषण जाने-माने वकील हैं, और बड़े-बड़े नाम हैं बहुत सारे जो इनके साथ जुड़े। आशुतोष जो आप ही की बिरादरी के थे, पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार थे। जी, कुमार विश्वास जो इतने प्रसिद्ध कवि हैं। जी, तो ये सब लोग भी इनका साथ छोड़ के, योगेंद्र यादव भी उसी कड़ी में हैं। जी, या जी, इन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि उनको निकलना पड़ा। जी, केजरीवाल साहब ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि ये जो इनके सहयोगी थे, इनको निकलना पड़ा पार्टी से। जी, अब यदि इनकी योजना है कि ये अपने जेल में रहने के दौरान अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएँगे, सुनीता जी को, तो जो दूसरे अब प्रमुख हो गए हैं, जो पहले नहीं थे, उनको काटा जाए कैसे? तो हो सकता है इसी क्रम में उन्होंने उनके नाम लिए हों। जी, क्योंकि ये बात तो यकीन के काबिल नहीं है कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता होगा। रीज़न उसका ये है कि जो आदमी भाई तुम्हारे कैंप ऑफिस से काम कर रहा है, जिसको तुमने मिनिस्टर वाला बंगला दे दिया है, और ये लोग थे क्या उस वक़्त, ये आतिशी और ये भारद्वाज साहब, ये तो केवल एमएलए थे, ये तो मंत्री भी नहीं थे। मंत्री भी तो नहीं थे जो आदमी एग्ज़ैक्टली। मुख्यमंत्री के बिहाफ़ पे काम करने वाला हो, वो किसी एमएलए को रिपोर्ट क्यों करेगा? तो इनकी ये बात विश्वास करने के काबिल तो नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो आप पार्टी के भीतर का अभी जो एक द्वंद है, जो रस्साकसी है, जो सत्ता को लेके खींचतान है, ये उसी का परिणाम है कि इनके नाम लिए गए। अब आतिशी जी कल क्या खुलासा करेंगी, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन सर आपने काफ़ी पूरा वक़्त आपका प्रशासनिक सेवाओं में लगा है। अब ये जो उन्होंने एक ट्वीट किया है, आपको अभी दिखा नहीं पा रही हूँ मैं। उसमें जी। उन्होंने साफ कहा है कि 10 बजे जो है वो एक बड़ी घोषणा करेंगी, उसमें विस्फोट करेंगी। तो क्या अज़्यूम करते हैं? क्योंकि कल तक तो वो बहुत देखिए, मैं तो ये हाथ समझता हिला-हिला के हूँ, जो है इनके सपोर्ट में बात कर रही थी। अचानक से जो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बड़ा विस्फोट करने वाली हूँ मैं। अब उससे कहानी देखिए पलटती हुई नज़र आ रही मेरा है। मेरा तो अपना ख़्याल ये है कि ये जो आपके लोग हैं, हुँ। ये दावे करते हैं कि बड़ा विस्फोट करेंगे, ये करेंगे, भूकंप आ जाएगा, तूफ़ान आ जाएगा, लेकिन आता-वाता कुछ नहीं है। जी, आपको जी। ध्यान होगा अभी कुछ ही समय पहले केजरीवाल साहब की तरफ से भी ये कहा गया था कि साहब जी, 28 मार्च को जब हम कोर्ट में पेश होंगे तो हम बहुत बड़ा धमाका करें। जी। धमाका क्या किया? खोदा-फाड़ खोदा बाहर निकल निकली लिया। चुई निकली चुई है। वही टेप जो बार-बार दोहरा रहे हैं, उसे ही दोहराते हैं, वही 2-4 पॉलिटिकल जो इनके प्लैंक हैं, कि साहब मोदी डरते हैं, केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता विपक्ष में जो उनको टक्कर दे सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, ब्ला, 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 वही सब 4-5 बातें हैं जो उनको कहनी हैं। हुँ, हुँ। अब आतिशी जी किसी अलग मोल्ड की बनी हों, ऐसा कोई प्रमाण तो हमें अब तक दिखाई नहीं दिया। वो भी जैसे इनके बाकी लोग हैं, उन्हीं में से वो भी एक हैं। तो मुझे ले निजी तौर पे कोई ऐसा ख़ास लगता नहीं है कि कोई वाक़ई कोई धमाका होने वाला है। लेकिन मुझे बारीकी लगता से है कि देखा वो जाए तो ऐसी कुछ बातें बारीकी करेंगी। से अगर देखा जाए तो ऐसा तो लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी खाल बचाने के लिए अब इनका नाम ले रहे हैं, तो जब इनकी पार्टी एक जैसी है, इनका इनका थॉट प्रोसेस एक जैसा है, तो आपको नहीं लगता कि फिर वो भी किसी का नाम ले सकती हैं? हो सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि जब ये पॉलिसी बन रही थी एक्साइज़ की, जो सारे मुकदमे की जड़ है, तब आतिशी कहाँ थी? सौरभ भारद्वाज कहाँ थे? वो तो एमएलए थे। इस बिल्कुल। प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका रही होगी, हम तो समझ नहीं पाते हैं। तो अब यही ये चीज़ वो अलग बात है बताएँगे ना, कि ये भी मेबी मेबी ये जस्ट वी आर अज़्यूमिंग ना कि ये वो कह जी, सकते हैं। अच्छा एक चीज़ हाँ, और है बेशक। जी अ, ये जो कैलाश गहलोत हैं, इनसे भी हुँ, 31 मार्च को पूछताछ की गई है। 5 घंटे हुँ, तक पूछताछ की गई है। अब ये भी जी। वहाँ कोई न कोई रायता बिखेर के आए होंगे। ईडी ने पूछताछ अब की है देखिए ना, क्या कहा इन्होंने, इनसे क्योंकि बातचीत इनका करने का इनका एक इन मुद्दा। इन नहीं, नहीं, इनसे बातचीत में जो बातें समझ में आ रही हैं, जो छन के आ रही हैं, वो ये हैं, इनसे भी
विजय नायर के बारे में बात की क्योंकि इनको अलॉट किया हुआ था ना घर। जी, आप समझिए आप खुद प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, जब किसी सरकारी बंदे को अलॉट होता है तो उसके सिग्नेचर होते हैं ना, कि आपको ये क्वार्टर जहाँ जी। ये बंगला दिया गया है। अब उसमें कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें पता ना हो। कैलाश गहलोत को पता ना हो ऐसा ऐसा संभव नहीं है ना। जी, इसीलिए तो जी। इनको इनको कल ईडी ने बुलाया था। इनको भी एक सम्मन पहले दिया गया था। उस समय इनका बजट सेशन चल रहा था। तो उस समय ये नहीं गए थे। कल फिर ये पेश हुए थे, करीब-करीब 5 घंटे बातचीत हुई इनकी। देखिए, आपने खुद ही बता दिया है कि गहलोत साहब से बातचीत करने का, उनसे पूछताछ करने का तो एक ही मुद्दा बनता है स्पष्ट तौर पे कि भई जो बंगला आपको अलॉट हुआ, आपने नहीं लिया, तो पहली बात तो ये कि आप उसे सरेंडर कर देते कि साहब मुझको नहीं रहना इसमें। जब आपको रहना ही नहीं है, तो आप सरेंडर कर देते, क्यों नहीं किया? हुँ, हुँ। दूसरी बात, विजय नायर उसमें रह रहे थे, इस बात का आपको पता था कि नहीं? नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? आफ्टर ऑल एक सरकारी प्रॉपर्टी आपकी कस्टडी में है, आपके पोज़ीशन में है, तो उसका उपयोग क्या हो रहा है, इस बात की ज़िम्मेदारी तो आप ही की रहेगी। आप कोई मकान किराए पे लेते हैं, निजी तौर पर भी, आप उसमें रहें ना रहें, लेकिन उसमें क्या गतिविधि हो रही है, उसकी ज़िम्मेदारी तो आपकी फिर बनती है ना, क्योंकि पोज़ीशन आपका है। तो बंगलों से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके जवाब तो गहलोत साहब को देने ही थे, इनको इसीलिए मैं समझता हूँ बुलाया गया होगा। इसके अलावा जो लिकर पॉलिसी बनी है, उसमें इनकी क्या भूमिका थी कि नहीं थी? थी तो उसके बारे में क्या प्रश्न किया उन्होंने? इस संबंध में सामने तो कुछ नहीं आया अभी तक, बाहर कुछ नहीं आया है। भीतर यदि ईडी की तरफ से कुछ हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। एक और बात जानना चाह रही हूँ। रामलीला मैदान में 31 मार्च को काफ़ी बड़ा मजमा लगा था। सभी जी। मौसेरे भाइयों का भी और बहनों का भी। उसमें हुँ। हेमंत सोरेन की पत्नी भी आई हुई थी, संजय सिंह की पत्नी भी थी एंड सुनीता केजरीवाल भी थी। अब जिस तरीके से उन्होंने कुछ बातें ये मंच से कही कि ये सब चीज़ें जो हैं केजरीवाल ने मैसेज की हैं और उसको उन्होंने पढ़ के बताया। इससे आपको क्या लगता है कि क्या प्लॉटिंग चल रही है? क्योंकि हम हमारा मेन जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मेरे दर्शक जानना चाह रहे हैं, सरकार को लेकर के, जो एक संकट आया हुआ है। आपने भी इसका ज़िक्र किया कि ये दूसरी राबड़ी नंबर 2 की तैयारी चल रही है। क्या देखते हैं आप? देखिए, ये जो इनका कॉन्क्लेव हुआ रामलीला हुँ, मैदान हुँ। में, जिसमें तमाम विपक्षी दल, उनके नेता लोग शामिल हुए, इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे महत्वपूर्ण घटना उसमें ये हुई कि सुनीता केजरीवाल, जो कल तक राजनीति में कहीं भी नहीं थी, वो एकदम से विपक्ष के खेमे में बड़े ऊँचे दर्जे पे पहुँच गई हैं। शायद आपने भी गौर किया होगा, सोनिया गांधी जी के बिल्कुल बगल में वो बैठी हुई थी और विपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं से उनकी वार्तालाप हुई है। उन सब के बीच में उनका भाषण भी हुआ है और उन्होंने अभी एक इमोशनल प्लैंक लिया है। एक जी, भावनात्मक अ, मंच उन्होंने उसमें लिया है और जो संदेश उन्होंने बताया उनको केजरीवाल साहब से मिला है, उसमें केजरीवाल साहब अपने आप को कहीं गांधी जी की के मोल्ड में प्रेज़ेंट कर रहे हैं। जी। वो एक हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं, ये इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। बहरहाल ये तो उनको करना ही था और कुछ कर भी क्या सकते हैं। तो इन लाइन्स पे इनकी राजनीति चलेगी, ये बात स्पष्ट हो गई है, इसके आसार नज़र आ गए हैं। बाकी सब ने जो बातें हमेशा कहते रहते, वही सब कही हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए। ये वो सब बातें जैसे करते करते आए हैं विपक्षी दल, वही सब उन्होंने की है। कुछ और करने को था भी नहीं। कोई क्रिएटिव अल्टरनेटिव देने के इनकी हैसियत में कल थी ना आज है। तो इन्होंने ये बातें करनी थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा टेक अवे जिसको हम कहें, इस जमावड़े का वो यही था कि केजरीवाल जो है, मिसेज़ केजरीवाल, उनका कद
विपक्ष की राजनीति में विपक्षी दलों के बीच में काफ़ी ऊँचा हो गया है और ये इस बात का संकेत है कि ज़मीन तैयार की जा रही है अल्टीमेटली कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी इनको सौंप दी जाए। टेक्निकली ये फिर कैसे संभव होगा? अगर हम इसी बात पे बात करें तो? क्योंकि एलजी तो कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब अगर सरकार जेल से नहीं चलेगी, तो क्या वो मिसेज़ केजरीवाल को सत्ता सौंपने के लिए तैयार होंगे? ये भी एक सवाल है ना? हाँ, तो उनके पास चारा क्या रहेगा? देखिए, जेल से सरकार चलाने की वो दावे भले ही आज कर रहे हों, लेकिन इस बात को केजरीवाल साहब बखूबी समझते हैं कि ये संभव नहीं है व्यावहारिक तौर पे। जैसा हमने अभी पहले ज़िक्र किया था कि जेल के मैनुअल के जी, अनुसार आप कोई मीटिंग नहीं कर पाएँगे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर पाएँगे, आप अफ़सरों की मीटिंग नहीं ले पाएँगे, कोई दिशा-निर्देश आप नहीं दे पाएँगे, कोई आदेश आप जारी नहीं कर पाएँगे, तो सरकारें भला ऐसे कैसे चलती हैं, इस बात को वो जानते हैं। जी, तो उसी उसी के तारतम्य में उन्होंने ये योजना उनके दिमाग में ज़रूर रही होगी कि सुनीता केजरीवाल को बना दिया जाए। तो अब उनको नहीं सौंपेंगे तो कहाँ जाएँगे? जी, जी, अगर जब हेमंत सोरेन जब गए थे जेल, तो उनकी भी मंशा तो यही थी कि उनकी पत्नी को बना दिया जाए। पर जैसे उनकी पार्टी का जो अंदरूनी जो खींचातानी थी, उनकी खुद जी, भाभी ही अड़ गई उसपे कि नहीं बनने देंगे। जी, जी, तो जैसा मैंने कहा कि ऐसे पोटेंशियल चैलेंज जिनके भीतर भी हो सकते हैं, जो इनके रूप में सामने आ सकते हैं, आतिशी और भारद्वाज के रूप में सामने आ सकते हैं, तो इनके नाम इन्होंने ले ले दिए हैं, तो किसी न किसी रूप में वो भी फिर जी, जी, वो ईडी के राडार पे आ जाएँगे। मेरा मतलब अब आपसे देखिए पूछने सारी का यही बातों पे था। अगर आप गौर करें सारी बातों पे आप गौर करें तो आप देखेंगे कि चीजें एक ही दिशा की ओर बढ़ रही हैं। जी, नहीं एमएलए नहीं लेकिन है तो क्या 6 महीने में दोबारा से उनको बनवा दिया जाएगा कहीं किसी एमएलए को जो उनके खासम खास होंगे उनसे इस्तीफा दिलवा के वहां से इनको चुनाव लड़वा दिया जाएगा। तो वो तो संवैधानिक व्यवस्था है। सर आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।